नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि सोयाबीन की बुआई का समय शीघ्र आने वाला है। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ऐसे सवाल रहते हैं कि यार इस बार ऐसा क्या करूं कि मेरे सोयाबीन का उत्पादन बढ़ जाए। पिछले वर्ष काफ़ी कम सोयाबीन उत्पादन हुआ था। कोई ऐसा खाद मुझे मिल जाए, कोई ऐसा टॉनिक मुझे मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके मैं अपनी सोयाबीन की फसल की पैदावार बढ़ा लूँ। तो ये किसान साथियों, ये एक साधारण सा सवाल है जो सभी किसान भाइयों के मन में उठता है। लेकिन ऐसा कोई खाद नहीं है, ऐसा कोई टॉनिक नहीं है जिसका प्रयोग करके आप अपने सोयाबीन की फसल का उत्पादन बढ़ा सकें। इसके लिए किसान साथियों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सोयाबीन के उत्पादन को प्रभावित करने वाला कोई एक कारक नहीं है, अनेक कारक हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि विदेश की तुलना में हमारे यहाँ पर सोयाबीन का जो उत्पादन है काफ़ी कम है। जहाँ पर सोयाबीन की खेती ज़्यादा होती है किसान साथियों, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अमेरिका, वहाँ पर आप देखेंगे कि सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा है। वहीं हमारे देश की बात करें तो ये औसत उत्पादन काफ़ी कम है। तो किसान साथियों इसका मुख्य कारण है, एक तो वहाँ की जलवायु अलग है, साथ ही वहाँ की जो खेती की मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा ज़्यादा है, और साथ ही किसान साथियों वो भी आधुनिक तरीक़ों से, नई नई तकनीकों से सोयाबीन की खेती करते हैं, जिसके कारण उनका जो औसत उत्पादन है वो हमारे देश की तुलना में ज़्यादा है। हम भी कुछ ऐसा करें किसान साथियों कि हमारी फसल का उत्पादन बढ़ जाए। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। वो तो हम कई वर्षों से सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो आज भी हम लगातार कर रहे हैं। बस उन गलतियों को सुधारना है और हमें अपना फसल का उत्पादन बढ़ाना है। जैसा कि किसान साथियों सबसे जो पहला कारक है प्रभावित है करती है किसी भी फसल की उत्पादकता को, वो है मिट्टी। आपके खेत की मिट्टी, खेत की मिट्टी में जितनी ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होगा या जितनी ज़्यादा मात्रा में उसमें पोषक तत्व होंगे, जितनी ज़्यादा जल धारण की क्षमता होगी, उतनी आपकी फसल का उत्पादन अच्छा आएगा। किसान साथियों ऑर्गेनिक मैटर को हम जो भी बायो खाद है या गोबर की खाद है या फसल अवशेष है ये डालकर बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आती है किसान साथियों खेत में पोषक तत्वों की उपलब्धता कराना, साथ ही जो मिट्टी की संरचना है उसको सुधार करना। हम कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं, जिसके कारण हमारे खेत की मिट्टी में भी विभिन्न प्रकार की कीटों का प्रकोप हो गया है, और साथ ही साथ जो रोग हैं उनके बीजाणु भी हमारे खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में हैं, जिसके कारण जैसे ही हम सोयाबीन की फसल लगाते हैं उन्हें अनुकूल मौसम मिलता है और वो रोग और कीट हमारी फसल पे आक्रमण कर देते हैं। परिणाम ये होता है कि इनसे हमारी फसल को बचाने के लिए हम कीटनाशक और फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं। परिणाम ये होता है कि एक तो हमारी फसल भी रोगग्रस्त होती है, दूसरी हमारी लागत भी अधिक बढ़ जाती है इन दवाइयों का खर्च होने के कारण, जिसके कारण किसान साथियों हमें काफ़ी लाभ की मात्रा है वो कम हो जाती है। तो यदि हमें मिट्टी की संरचना सुधार करनी है तो हमें सबसे पहले यही उपाय करना है कि हम प्रति 3 वर्ष में खेतों की जो गहरी जुताई करें, और वो भी समय से करें। जैसे ही रबी की फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद हम 15 मई तक का समय किसान साथियों आपके पास, तब तक प्रचंड गर्मी रहती है और तेज़ लू की लपटें चलती है, जिसके कारण आपके खेत में जितने भी मौजूद हानिकारक फंगस हो गया, चाहे वो कीट हो गया, खरपतवार के बीज हो गए, ये सभी मिट्टी पलटने के कारण ऊपर आ जाते हैं, जो इन तेज़ गर्मी की वजह से वो समाप्त हो जाते हैं। तो पहला काम तो आप ये करें, प्रति 3 वर्ष में एक बार आप खेतों की गहरी जुताई अवश्य करें। दूसरा किसान साथियों, यदि आपने खेतों की जुताई पिछले वर्ष ही की थी तो कम से कम 2 बार आपको कल्टीवेटर से अपनी खेत की जुताई करना है। एक रबी की फसल की कटाई के बाद, दूसरा मानसून आने के 10 से 15 दिन पहले। दूसरी जुताई करते समय किसान साथियों आप इसमें बेसल डोज डाल सकते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र का मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। यदि आप सीड ड्रिल से उड़ाई ना करते हो, यदि आप सीड ड्रिल से उड़ाई करते हो तो सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन तो वही है कि आप सीड ड्रिल में ही फर्टिलाइज़र की डालकर बीज से 2 इंच इसको नीचे डालें, तो आपको फर्टिलाइज़र का पूरा फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, खेत को यदि हमने तैयारी कर ली है तो दूसरी गलती नहीं करनी है कि हम किसी अन्य क्षेत्र का बीज अपने क्षेत्र में लगा लें। यूँ तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जो पूरे देश के लिए रिकमेंडेड हैं, कुछ मध्य क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जो किसी प्रांत विशेष या एरिया विशेष के लिए रिकमेंडेड हैं। जैसे कि कुछ वैरायटियाँ हैं जो केवल मध्य प्रदेश में लगाई जाती हैं और कुछ वैरायटियाँ केवल महाराष्ट्र में लगाई जाती हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से किसी
सोयाबीन की वैरायटी के बारे में जानते हैं कि जो महाराष्ट्र में लगाई जाती हैं और उसकी उत्पादकता भी काफ़ी अच्छी बताई जाती है, तो आप सोचते हैं उस वैरायटी को मैं अपने यहाँ पे लगा लूँ और मैं भी उससे भरपूर उत्पादन ले पाऊँगा। तो किसान साथियों, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। वो जो वैरायटी है विशेष तौर पे अगर ये वहाँ के लिए रिकमेंडेड की गई है, तो उसे यदि आप अपने क्षेत्र में लगाएंगे तो उससे सही उत्पादन नहीं ले पाएंगे, आपका उत्पादन लागत है वो भी बढ़ जाएगा। कारण ये है कि महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की जलवायु में अंतर है, वहाँ की मिट्टी की संरचना और आप में मध्य प्रदेश की मिट्टी की संरचना में अंतर है। तो निश्चित रूप से वो जहाँ जितना उत्पादन वहाँ दे रही है महाराष्ट्र में, वो उतना उत्पादन मध्य प्रदेश में नहीं दे पाएगी। साथ ही उसमें रोगों और कीटों का प्रकोप अधिक होगा, परिणाम स्वरूप लागत अधिक आएगी, उत्पादन कम होगा और आपका नुकसान होगा। इसलिए हमेशा आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से ही सोयाबीन की वैरायटी का चयन करना है। और साथ ही किसान साथियों, आपके पास कितनी क्षेत्र अवेलेबल हैं उस हिसाब से आपको कम से कम 2 से 3 प्रकार की सोयाबीन की वैरायटियों का चयन करना है, जिसमें शीघ्र पकने वाली, देर से पकने वाली और मध्यम समय में पकने वाली वैरायटियों का चयन करना है। यदि आपके खेत की मिट्टी हल्की है, ऊंची सतह है पे आपका खेत है, तो वहाँ पर आप शीघ्र पकने वाली वैरायटियों का चयन करें। वहीं यदि आपकी खेत निचली सतह पे हैं या वहाँ की मिट्टी भारी है या वहाँ पर जल भराव की समस्या है, तो आप वहाँ पर देर से पकने वाली वैरायटियों का चयन करें। इस प्रकार से आप यदि सही वैरायटी का चयन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। ये 2 मुख्य बातें थी। इसके अलावा भी किसान साथियों कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी सोयाबीन को उत्पादन को प्रभावित करती है। तीसरी गलती किसान साथियों, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हम बिना बीज उपचार के या बिना बीज अंकुरण परीक्षण के सोयाबीन की बुआई ना करें। जब भी आप वैरायटी का चयन कर लें तो उसके बाद जब भी उसका सीड आप अवेलेबल करें अपने लिए या बीज कहीं से खरीद कर लाएँ या खुद का बीज है, तो उसका अंकुरण टेस्ट जरूर करें। किसान साथियों, अंकुरण टेस्ट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको बीज दर कितना रखना है। 1 हेक्टेयर में आपको कम से कम 4.5 से 5.5 लाख पौधे रखने हैं। ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है किसान साथियों कि आप किस प्रकार की वैरायटी लगा रहे हैं, या आप जो ब्रांच निकलने वाली वैरायटी लगा रहे हैं या सीधी बढ़ने वाली वैरायटी लगा रहे हैं। कतारों की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी दोनों प्रकार की वैरायटियों में चेंज हो जाएगी। इसलिए आपको बीज दर इसी प्रकार से सेट करना पड़ेगा कि आपकी वैरायटी का प्रकार किस प्रकार का है। किसान साथियों, बीज उपचार भी आपको करना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है कि हमारे खेतों में भी विभिन्न प्रकार के फंगस मौजूद हो गए हैं लगातार सोयाबीन की खेती करने के कारण, साथ ही हमारे बीजों में भी ये फंगस मौजूद हैं। तो यदि हम सोयाबीन का बीज उपचार कर लेते हैं, जो भी फंगस हमारे बीज में है वो समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप यह होता है कि जो भी बीज जनित रोग हमारी फसल में लगने वाला होता है वो नहीं लगता है। परिणाम यह होता है कि हमारी जो लागत है वो कम होने वाली, क्योंकि यदि बीज जनित रोग भी यदि आपकी फसल में लग गया तो निश्चित रूप से आपको फिर से दवाइयों का खर्चा बढ़ जाएगा और आपकी लागत अधिक आएगी। तो कम पैसों में यदि बीज उपचार कर लिया जाए तो उसके बाद एक तो आपका 2 प्रकार से फ़ायदा होगा। एक तो आपको दवाई छिड़कने का खर्चा बच जाएगा और दूसरा दवाई का खर्चा भी बच जाएगा। यानी जहाँ पर काम आपका 25% में हो रहा है, वहाँ पर आपको फिर 100% का खर्चा करना पड़ेगा। तो आप 25% खर्च करके बीज उपचार अवश्य करें। तीसरा है किसान साथियों, खेत की तैयारी व मिट्टी परीक्षण। बहुत बार क्या होता है किसान साथियों कि बहुत सारे किसान भाई रबी की फसल के बाद खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि मानसून आने वाला है, वो 5 से 10 दिन पहले खेत को कल्टीवेटर से जोत कर छोड़ देते हैं। उसके बाद जैसे ही बारिश होती वो बुआई कर देते हैं, अंदाजे से वो खाद डाल देते हैं। परिणाम ये होता है कि उनके खेत में क्या कमी है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से की अधिकता है, किस प्रकार का फर्टिलाइज़र उनको डालना चाहिए जिससे उन्हें फ़ायदा हो, ये पता ही नहीं चलता है। यदि आपने खेत की गहरी जुताई नहीं करवाई है तो भी वही नियम लागू होता है। 2 बार आपको कल्टीवेटर से खेत की जुताई करना है। पहली बार आपको जैसे ही रबी फसल की कटाई हो जाती है उस समय जुताई करना है। दूसरी बार किसान साथियों आपको मानसून आने से 15 से 20 दिन पहले जुताई करना है। साथ ही पाटा लगाकर मिट्टी के ढीले तोड़कर खेत को बराबर लेवल पे ले आना है, जिससे कि आपके जो सीड्रिल जब आप चलाने वाले हो बुआई के समय वो एक समान चलेंगे, दाने एक समान गहराई पे गिरेंगे और एक साथ अंकुरित होंगे। मिट्टी परीक्षण की बात करें किसान साथियों, तो आपको मिट्टी परीक्षण अवश्य करवाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपके खेत की मिट्टी में पहले से कौन से पोषक तत्व अधिक मात्रा में हैं, कौन से पोषक तत्व की कमी है। जैसे एक उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊं तो जब भी किसी प्रकार का पेशेंट अस्पताल में आता है, जब बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में, तो वो अपने
कुछ बीमारी के लक्षण बताता है, डॉक्टर उसके बाद फिर उसके शरीर का ब्लड और यूरिन को चेक करता है और उनके बाद उसे पता चलता है कि शरीर में ये प्रॉब्लम हो रही है और इसको इस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये समस्या ठीक हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे खेत में किसी पोषक तत्व की कमी हो रही है और हम उसको डाल दें तो निश्चित रूप से उसका अनुपात सही हो जाएगा और वो पोषक तत्व हमारी फसल को अवेलेबल होने लगेगा। बैलेंस रूप से फर्टिलाइज़र जब हमारी फसल को मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी, वो स्वस्थ फसल ही आपको अच्छा उत्पादन दे सकेगी, सही तरीके से वो ग्रोथ लेगी, सही तरीके से उसमें फूल आएंगे, फूल गिरने की समस्या नहीं आएगी, कीटों से लड़ने की और रोगों से लड़ने की उसमें प्राकृतिक इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप यदि मिट्टी परीक्षण करवाते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जो पोषक तत्व पहले से अवेलेबल है उनको डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, साथ ही आपके खेत में जिन प्रकार के पोषक तत्व कमी है आप वो डाल सकते हैं, बैलेंस आप फर्टिलाइज़र का कर सकते हैं, अनावश्यक खर्चे से आप बच सकते हैं। इसके बाद आता है किसान साथियों संतुलित उर्वरक प्रबंधन, यानी कि अब यदि आपने खेत की मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाया है तो किस हिसाब से आप खाद डालें या किस हिसाब से आप फर्टिलाइज़र का डोज रखें। तो किसान साथियों सबसे पहला तो ये है कि जितना आपके पास अवेलेबल खाद हो, देसी खाद या पोल्ट्री खाद या वर्मी कंपोस्ट, उतना आप अपने खेतों में डालें। उसके बाद किसान साथियों यदि आपके पास वो खाद डालने का जुगाड़ नहीं है या आपने डाल दिया है तो उसके बाद आपको रासायनिक फर्टिलाइज़र की ओर जाना चाहिए और उसका भी खास एक डोज रहता है, एक रेशियो रहता है कि उस हिसाब से आपको उसकी ज़रूरत होती है। आपके खेत को किन किन पोषक तत्वों में की ज़रूरत है ये आपकी फसल के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा फसल किन किन पोषक तत्वों को ज़्यादा मात्रा में खींचती है, ये अलग अलग रेशियो होते हैं। सोयाबीन की फसल के लिए रेशियो की बात करें किसान साथियों तो कम से कम 20 से 60 किलो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा की आवश्यकता होती है। स्पोर या फास्फोरस की मात्रा की बात करें किसान साथियों तो ये 80 किलो प्रति हेक्टेयर तक इसकी मात्रा की आवश्यकता होती है। वहीं पर आप पोटास की मात्रा की बात करें तो 40 किलो प्रति हेक्टेयर इसकी आवश्यकता होती है और सल्फर 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इस प्रकार से ये रेशियो बन जाता है इन मुख्य पोषक तत्वों का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, 4 मुख्य अनिवार्य पोषक तत्व। सल्फर को भी अब अनिवार्य पोषक तत्वों में गिना जाने लगा है क्योंकि ये सोयाबीन की फसल के अलावा अन्य फसलों में भी फायदा देता है, लेकिन जो तिलहनी फसलें होती हैं उनमें विशेष रूप से ये इजाफा करता है, इनकी दानों की चमक बढ़ाता है, फसल को पीले पड़ने से बचाता है, तेल की मात्रा बढ़ाता है। तो निश्चित रूप से जब तेल की मात्रा बढ़ेगी तो जो फसल का वज़न है वो बढ़ेगा तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। किसान साथियों इसके लिए आप जो मैंने रेशियो बताया उस हिसाब से खाद डाल सकते हैं। इनकी पूर्ति के लिए बाज़ार में अनेक विकल्प अवेलेबल हैं, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, यूरिया ले सकते हैं आप या एनपीके 12-32-16 ले सकते हैं। इनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। किसान साथियों अब आता है जब आपका फसल जर्मिनेट हो गया, आपने अच्छी तरीके से उसकी बुआई कर दी है तो उर्वरक प्रबंधन भी आपने कर लिया है, तो अब आती है आपकी फसल में कीटों और रोगों की समस्या यदि आती है तो समय समय पर आपको उनका नियंत्रण करने के लिए जो फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड है इनका छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। तो किसान साथियों इस प्रकार से आप अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। कोई अलग से कोई दवा नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है जिसका सीधा प्रयोग आप करें और आपकी फसल का उत्पादन बढ़ जाए। ये जो मैंने 5 से 6 प्रकार के कारक बताए हैं, हर कारक का अपना एक अहम रोल होता है। खेत की मिट्टी से लेकर बुआई के तरीका तक, वहाँ के बाद किसान साथियों आपकी फसल की पूरी मैच्योरिटी तक आप उसमें कितना सक्रिय रहते हैं, उसमें आप क्या क्या कार्य करते हैं, खरपतवार से अपनी फसल को कितना बचाते हैं, रोगों और कीटों से अपनी फसल की कितनी सुरक्षा आप कर पाते हैं, हार्वेस्टिंग आप सही समय पे कर पाते हैं या नहीं, सभी कुछ बातें डिपेंड करती है। हर एक चीज़ आपकी फसल की उत्पादकता को प्रभावित करती है। कण कण से मण होता है और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार से यदि इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से किसान साथियों इसी वर्ष आपकी फसल का उत्पादन को आपको प्रभावित देखने को मिलेगा कि आपने कितना उसमें इजाफा लिया है। लेकिन हर छोटी छोटी बात को आपको इग्नोर नहीं करना है, उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा है, तभी आप उससे सही उत्पादन ले सकेंगे। किसान साथियों वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था जिसके कारण बहुत सारे किसान भाई ने इसको बीच में स्किप भी कर दिया। खैर ये तो उनकी मर्जी है, लेकिन यदि हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, इसलिए आपको 5 से 10 मिनट का समय मैंने लिया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सही जानकारी देना मेरा उद्देश्य था। तो किसान साथियों यदि आपके लिए ये जानकारी हेल्पफुल रही है
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य किसान भाई के हित में शेयर जरूर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए किसान साथियों आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान।